नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों जिनका भी थर्ड फेज या फोर्थ फेज में एग्जाम है उनके लिए मैथमेटिक्स के देखो अभी तक जो भी पेपर पूछे जा रहे हैं पैटर्न बेस पे पूछे जा रहे हैं। तो अगर जो आपने उस पैटर्न को फॉलो किया तो आपका बेनिफिट है। अगर जो आपका आगे एग्जाम है तो जो एग्जाम दे चुके हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो देने वाले हैं वो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे थर्ड फेज के हो चाहे फोर्थ फेज के हो। तो 10 क्वेश्चन आज हमें मैथमेटिक्स के करेंगे और वो 10 के 10 आप तरीका सीख लीजिएगा लगाने का, किस तरीके से लगाया गया वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना और कमेंट्स करके जरूर बताना। इसके अलावा हम चाहेंगे जिन लोगों ने मैथमेटिक्स के हमारे 500 क्वेश्चन गेस्ट पेपर के बारे में नहीं सुना ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी भी टाइम है, लेके लगा डालो। सिर्फ 500 क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हो आपके 15 से 16 क्वेश्चन सिर्फ इसी पीडीएफ से आपके मैथमेटिक्स में फंस रहे हैं, इसी टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसको लेके इसके प्रूफ को लेके भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फंस रहे हैं ये वीडियो मैंने कंप्लीट बनाया था। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 70% प्रश्न यहाँ से आ रहा, आप ये वीडियो जाके देख लेना। मैंने उसमें बताया था कौन से क्वेश्चन नंबर से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्रूफ के साथ जब बताया था तो इसमें आप ले लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी के लिए ही स्पेशली मैंने बनाया था और अब ये काम आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। खैर आइए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वर्क एंड टाइम से आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, मैथमेटिक्स हालांकि हैंड रिटन है, मैंने पेन से लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 6 पुरुष व 5 महिला किसी काम को 6 पुरुष व 5 महिला किसी काम को 15 दिन में तथा 3 पुरुष और 4 महिला उसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो 2 पुरुष और 5 महिला वही काम को कितने समय में करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन हर फेज में पूछे गए और अभी इस फेज में आया, कल 8 तारीख के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो हम बात करें इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्वेश्चन आ रहा है टाइम एंड वर्क का है, एमडीएच फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा उसी हिसाब से ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे बात करें 6 पुरुष यानी कि 6 मेल प्लस 5 महिला की बात हो रही है, किसी काम को कितने दिन में करते हैं, ये 15 दिन में करते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 3 पुरुष और 4 महिला यानी कि 3 पुरुष प्लस 4 महिला इसी काम को कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है 2 पुरुष और 5 महिला वही काम को कितने दिन में करेंगे। आइए लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं, 5 से इसको काट देते हैं 3 बार में और 5 से उधर काट लेते हैं 25 को 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 यम हो जाएगा। थोड़ा साइड में लाते हैं क्योंकि जगह चाहिए हमारा लगाने के लिए, और 3 का अधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 या 15 मेन वुमेन हो जाएगा। ठीक है, 15 क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, 15 वुमेन हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मेन और प्लस 5 पचे 25। ठीक है, 3 पुरुष और 4 महिला है, यहाँ पे 4 महिला है। ठीक है, 5 हो के 20, क्या हो जाएगा 20 वुमेन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मेन वुमेन का रेशियो निकालना है ना, तो मेन को एक तरफ करोगे तो 18 एम में से 15 एम घट जाएगा तो 3 एम बचेगा, और यहाँ पे 20 वुमेन में से वुमेन उधर जाएगा तो 5 वुमेन बचेगा, यानी कि मेन वुमेन का रेशियो निकालोगे। ठीक है, तो आपका 5/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका निकालना जरूरी था। अब यहां से मेन का रेशियो 5, वुमेन का रेशियो 3 आ गया। अब इसको अगर जो आप चाहे इसमें पुटअप कर दो चाहे इसमें पुटअप कर दो, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल काम निकल जाएगा। तो आइए टोटल काम एक बार हम निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना होगा, टोटल काम क्या होगा, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए हम m बराबर 5 w बराबर 3 हम इसमें पुटअप कर देते हैं, हम इसी में पुटअप करते हैं। ठीक है, तो m बराबर 5 है तो 6m का मतलब 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस w बराबर 3 है तो 5w का मतलब हो जाएगा 5 या 15 और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे है, 15 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 45 गुणा 15 हो जाएगा, 45 गुणा 15 मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आता है, 45 गुणा 15 करोगे 675 आएगा, कितना 675। ये टोटल आपका वर्क निकल के आ गया, टोटल वर्क। अब बोल रहा है 675 जो टोटल वर्क है वो आपका 2 पुरुष और 5 महिला कितने दिन में करेंगे। तो 2 पुरुष की एफिशिएंसी कितना है, मेन की एफिशिएंसी 5 है, यानी कि 2 पुरुष 5 की एफिशिएंसी से 10 काम एक दिन में करेंगे, प्लस वही 5 महिला 3 की एफिशिएंसी से कितना काम करेंगे, 5 या 15, यानी कि 675/25, 675/25 कितना आया, 675/25। ठीक है, तो ये कितना आएगा, काटोगे कितना आएगा, 25 दूनी 75, 25 दूनी 50, और उसके बाद आपका कितना बचा 17 और 5 175,
आपका 27 आएगा। कितना? 27, 27 डेज। 27 डेज जिनका हो गया था बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन लगेगा। बहुत ही सिंपल था, मुझे समझाना था आपको इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई है, तो बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करना। आप कहोगे सर जी ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे एच तो दिया है, एच तो दिया है लेकिन आर नहीं दिया है। लेकिन बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया 16 पाई, और आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि पाई आर स्क्वायर कितना दिया है? 16 पाई। 16 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर, यहां से पाई पाई काटोगे, आर स्क्वायर बराबर 16, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 4। लो भाई आर की वैल्यू भी पता चल गई, यच पता ही है, आप यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, आर की वैल्यू 4 है, तो पाई हो गया 4 गुणे 4 16 हो जाएगा 16, और एच की वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर, 5 कर लोगे तो 16 पचे 80 पाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना? 80 पाई इसका राइट आंसर होगा बेलन का आयतन। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया ना? किसी एक भी क्वेश्चन में अगर जो कोई डाउट हो या समझ में नहीं तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 80 पाई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, इसके बाद आगे चले। एक ट्रेन, अब देखो ट्रेन वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गए हैं। एक ट्रेन दो व्यक्तियों को 20 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने खुद से भी लगाने की कोशिश करिए। यदि इनकी चाल 15 मीटर पर सेकंड और 35 मीटर पर सेकंड है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि दोनों व्यक्ति सेम डायरेक्शन में चल रहे हो। तो मान लो कोई ट्रेन है, जब भी याद रखो कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन अपने आप को पार करती है। ठीक है, एक खंभे को पार करती है तब भी अपने आप को पार करती है। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। मान लो दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एक की चाल मान लेते हैं एक्स मीटर पर सेकंड, और स्पीड मान लेते हैं हम, स्पीड मान लेते हैं वाई हम स्पीड मान लेते हैं। ठीक है, दूसरे के भी हम मान लेते हैं लेकिन हम पहले को लगाने की कोशिश करते हैं। ये 20 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती हैं। जब देखो विपरीत दिशा में होती हैं तो चालें क्या होती है? माइनस हो जाती है। जब मतलब ये ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो क्या होता है? चालें जुड़ जाती है। जब एक ही दिशा में चलती है तो चालें माइनस हो जाती है। तो एक ही दिशा में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में, तो माइनस होंगी। ठीक है, तो आपको बताया मैंने कि जब व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन अपने आप को पार करती है। यानी कि ट्रेन की लंबाई अगर जो बात करें कितना हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? आपका x मान जाएगी। डिस्टेंस यानी कि दूरी x को पार करती है अपने आप को, यानी कि व्यक्ति को पार करने का मतलब ट्रेन अपने आप को पार कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि t बराबर हो जाएगा दूरी, यानी कि x अपने आप को पार कर रही है, x बटे चाल। चाल आपका क्या हो जाएगा? चालों को क्या कर लेते हैं? अंतर लेते हैं। जब सेम डायरेक्शन में जाता तो अंतर, यानी कि y माइनस कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड, y माइनस 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब t आपका यहाँ पे दिया है 20 सेकंड, तो t बराबर 20 पुटअप कर दो। 20 बराबर x बटे y माइनस 15, और यहाँ पे आप x निकाल लो तो x की वैल्यू आ जाएगी बराबर 20 y माइनस 15। ठीक है, ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी 20 y माइनस 15। सेम इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी सॉल्व करोगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी, आपका 20 की जगह यहाँ 35 हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा, और y माइनस 35 ये निकल के आ जाएगा। अब देखो चूंकि ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही है और ट्रेन की जो लंबाई है दोनों में बराबर है, यहाँ पर भी मैंने x माना, यहाँ पर भी x माना, तो ये दोनों को इक्वल कर देंगे हम। ये आपका हो जाएगा 20 y माइनस 15, और यहाँ पर 40 y माइनस 35। ठीक है, चलो 20 से काटोगे 42 टाइम से, तो y माइनस 15 बराबर हो जाएगा 2y माइनस 70। ठीक है, अब देखो 2y में से y घटाओगे, यहाँ पे y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 उधर जाएगा, 55 5 60 70, 55 60, हाँ 55 आ जाएगा। y बाई इक्वल टू 55। ठीक है, y इक्वल टू 55 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? किसी को दिक्कत, किसी को डाउट, किसी को समस्या? ठीक है, तो 55 हो जाएगा इसका आंसर। कितना? y बराबर 55, y बराबर 55, सॉरी y नहीं, किसकी वैल्यू निकलेगी यहाँ पे? हाँ, y की वैल्यू आ जाएगी 55। ठीक है, चलो आगे चले, आगे चले। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी यहाँ पे? y बराबर 55। ठीक है, y बराबर 55। ठीक, चलो आगे चले, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है,
आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है आपका, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अंतर 221 रुपए है। ठीक है, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अंतर 221 रुपए है। यदि लाभ 17% है तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर याद रखो, लाभ तभी होगा जब आपका क्रय मूल्य यानी कि खरीदे जाने वाला मूल्य जो आपका बेचे जाने वाले मूल्य से कम होगा। ठीक है, यानी कि कम में खरीदे ज्यादा में बेचे तो आपका लाभ होगा। और यहाँ पे लाभ 17% हो रहा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर यानी कि एसपी माइनस सीपी बराबर आपका कितना दिया, 17%। 17% का लाभ हो रहा है। और ये जो 17% है ये 221 के बराबर है, ये 221 के बराबर, यानी कि 17% इज इक्वल टू 221। तो एक अनुपात निकाल लोगे, 1:17 221/17 करोगे, कितना आएगा देखो, 13 आएगा ना, एक बार में जाएगा ये, और 5×7=51, 13 आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है विक्रय मूल्य। तो कोई भी वस्तु अपने आप में जो सेलिंग प्राइस जो 100% होता है, तो 1% बराबर 13, तो 100% बराबर हो जाएगा 1300। लेकिन आपसे पूछा क्या, ये तो आपका क्रय मूल्य निकल गया, ये तो आपका सीपी निकल गया, कॉस्ट प्राइस। आपसे पूछा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो लाभ कितने का होता था, अंतर कितना था सीपीएसपी का, 221, तो इसमें 221 ऐड कर दो। ठीक है, तो 1 2 3 2 5 1 1521 इसका राइट आंसर होगा, 1521। ठीक है, 1521 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 45,000 रुपये है और वार्षिक खर्च 4,20,000 है, तो मासिक बचत क्या है। भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल मिल ही नहीं सकता है। मासिक वेतन आपका 45,000 रुपये है और वार्षिक खर्चा 4,20,000 है, तो मासिक बचत, तो इसमें क्या करना है, मासिक वेतन में अगर जो हम 12 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमको वार्षिक वेतन पता चल जाएगा। तो अगर जो हम मासिक वेतन में इसमें 45,000 में 12 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमको पूरे ईयर का उसका वेतन पता चल जाएगा। ठीक है, तो 45 में हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है देखो यहाँ पे, 4 दूनी 8 1 9 90 और 45 कितना आता है, 0 9 14 का 4 हासिल 1 540 और 3 जीरो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 540 और 3 जीरो 5,40,000। 5,40,000 व्यक्ति एक साल में कमाता है और 4,20,000 बचाता है, 4,20,000 खर्च करता है। तो उसकी सेविंग क्या होगी, सेविंग क्या होगी, सेविंग क्या होगी, 5,40,000 में 4,20,000 जो खर्चा है उसको घटा दो। ठीक है, तो ये घटा दो, कितना आएगा, 1,20,000 आ जाएगा। 1,20,000 1,20,000 वो ईयरली सेविंग करता है, तो मंथली सेविंग आपको बताना है। तो इसमें 12 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये मंथ वो सेविंग करता है। कितना, 10,000 रुपया मंथ वो सेविंग का काम करता है। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन भी ना लगा पाओ तो आपको मैथ पढ़ना बेकार है। ठीक है, चलिए आगे चले। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट से इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। मूलधन आपका 5800 रुपया है, दर 6% है, समय 4 साल हो, तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला तो एसआई बराबर होता है PRT/100, PRT/100। ठीक है, अब इसमें P आपका 5800 है, 5800 है, आर कितना 6% है, टी आपका समय 4 साल है, बटे 100 करोगे, ये 0 से 2 जीरो कट जाएगा, 58 गुणा 6 चौके 24, 58 गुणा 24 कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 58 गुणा 24। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही मिल सकता है बताओ, 58 गुणा 24 करना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी वस्तु को 10% के छूट पर बेचने पे 20% का लाभ होता है। ठीक है, यदि 12.5% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 10% की छूट पे बेचने पर, ठीक है, सीपी यानी कि अगर जो हम बात करें 10% की छूट पे बेचा जा रहा है तो लाभ कितना होता है, 20% का लाभ होता है। ठीक है, और हम आगे बात करें, यदि 12.5% की छूट पर बेचा जाए, ठीक है, तो यहां पर हमें लाभ प्रतिशत बताना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी और मार्केट प्राइस की बात हो रही है। ठीक है, सीपी और मार्केट प्राइस की बात हो रही है। अगर जो 10% की छूट पे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम 90 में बेचेंगे। ठीक है, बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, यानी कि मार्केट प्राइस से 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब बोल रहा है यदि 12.5% की छूट पर बेचा जाए, ठीक है, यानी कि जो अब 12.5% छूट दिया जाएगा इस पे दिया जाएगा, और 12.5% का मतलब यह होता है, अगर जो हम रेशियो में निकाले 1/8 होता है, 1/8 का भाग दोगे, अगर जो हम परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपका 12.5 आ जाएगा। ठीक है, चलो 1/8, 120 का 1/8 निकाल लो, यानी कि 12.5% छूट दे तो कितना आता है, 8 × 8 4 8 × 40 यानी कि 15।
यानी कि फिर से 120 पे 15 रुपए का छूट दो, यानी कि आप कितने में बेचोगे, 105 में बेचोगे। तो आपसे पूछ रहा लाभ परसेंटेज क्या होगा। लाभ परसेंट 90 में खरीदा, 105 में बेचा, 15 रुपए का लाभ किस पे, 90 पे। परसेंटेज निकालना, गुणे 100। ठीक है, जीरो से जीरो काटो, 150/9 आपका आंसर आ जाएगा। 150/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब काट लेना, जो भी होगा यही आंसर आएगा। 150/9 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 150/9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 150/9। ठीक, चलो क्लियर है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कमेंट्स आप लोग करके जरूर बताना कि इस प्रकार के वीडियोज आपको चाहिए कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 10 संख्या का औसत 46 है। 10 संख्या का औसत कितना है, 46 है, 46 है। बोल रहा है कि 142 की जगह पे, 142 की जगह पे इसने गलती से 42 पढ़ लिया, यानी कि 42 इस औसत में है 142 की जगह पे, लेकिन अंतर यहाँ पे अगर जो हम दिखा ले 142 की जगह 100 पढ़ लिया, कितना और पढ़ा जाना चाहिए था, हमें 100 और जोड़ना चाहिए था। तो चलो ना जोड़ लेते हैं। इसका औसत 46 है, हम इसमें 100 और जोड़ लेते हैं, लेकिन 100 का औसत यहीं पे हम निकाल देते हैं। कितने लोग थे, 10, यानी कि काटोगे 10 आएगा, 46 + 10 यानी कि 56 इसका आंसर हो जाएगा कुल का औसत, यानी कि सही वाला औसत कितना होगा, 56 होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये देखो, ए और बी की औसत आयु 54 वर्ष है। ए और बी की औसत आयु 54 वर्ष है, यानी कि ए और बी की औसत आयु 54 वर्ष है। ठीक है, क्या हम इनका योग निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए हम ए और बी की औसत आयु 54 है, तो बटे 2 करके उधर 54 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि योग की बात करें इनका कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के आयु का योग हो जाएगा 54 × 2 यानी कि 108। ये योग हो गया। अब बोल रहा है 6 वर्ष बाद एबीसी की औसत आयु 64 होती है। 6 वर्ष बाद एबीसी की औसत आयु कितनी होती है, 64 होती है। तो 6 वर्ष बाद हम योग कितना निकाल लेंगे, 64 × 3। 3 यानी कि कितना हो गया, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1 और 6 त्रिक 18 का 19, 192। ये 6 वर्ष बाद एबीसी की आयु का योग है। और यहां पर भी हम क्या 6 वर्ष बाद ए बी का आयु का योग निकाल सकते हैं। अगर जो 6 वर्ष बाद निकाले तो क्या होगा, 6 वर्ष बाद ए की आयु में भी +6 बढ़ेगा, बी की आयु में भी +6 बढ़ेगा, यानी कि +12 बढ़ा दो, यानी कि प्लस यहाँ पे 12 ऐड कर लो। ए प्लस बी की 6 वर्ष बाद आयु का योग हो जाएगा 120, और ए प्लस बी की 6 वर्ष बाद जो आयु का योग होगा 192 है। तो आपसे सी की आयु पूछा है, तो क्या ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए प्लस बी घटा दे, सी की नहीं आयु नहीं पता चल जाएगी, पता चल जाएगी। तो घटा दो, कितना आएगा, देखो कितना आएगा, 120, 182, 172 आ गया, कितना 72। क्या ये आंसर हो जाएगा, नहीं। आपसे पूछा है सी की वर्तमान आयु, चूंकि ये 6 वर्ष बाद की आयु है, तो सी की वर्तमान आयु जानने के लिए 6 माइनस करोगे। ठीक है 6 माइनस कर दो, कितना आएगा, 66 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। 66 यानी कि 66। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक व्यक्ति 1/3 दूरी को 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, शेष भाग को 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलता है, तो औसत चाल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, औसत चाल आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। चलिए, एक व्यक्ति, मान लो कोई दूरी है 1/3, मान लो कोई दूरी है, ठीक है, इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, 3 भाग में बांट देते हैं। तो ये जो दूरी है 1 किलोमीटर है, मान लो, मान लेते हैं ये दूरी है आपका 2 किलोमीटर, तो पूरा 1:3 का अनुपात है। और ये एक भाग को तय करता है 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, और ये पूरे भाग को तय करता है 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन कह रहा है वही मैंने कर दिया। तो औसत चाल आपसे पूछा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो कुल दूरी कितना आ गया, 2 1 3, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय आपको नहीं दिया है, लेकिन आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी यहाँ पे कितना है, 1/40, 1/40। ठीक है, 1/40, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय हमें निकालने का है, समय निकालना है ना, और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल प्लस ये वाली भी जोड़ दो। ये दूरी कितनी है, 200, 2 बटे चाल कितनी, ये वाली 60। बस यही सॉल्व कर दो कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 हो गया ऊपर, इनका एलसीएम लोगे 120 होगा, और 40 तिया 120, ये ऊपर 3 प्लस 60 दूनी 120 और 2 दूनी 4। ठीक है, 120 ऊपर चला जाएगा, 3 × 120/7।
ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 360/7। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने मैथ का पीडीएफ नहीं लिया, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये टोटल क्वेश्चन मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग सेल्फ से भी लगाने की कोशिश करिएगा। तो ये पीडीएफ आपका 70% जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, तो मैंने इस वीडियो में पूरे एक एक क्वेश्चन को बताया था, कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से पीडीएफ से आए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन नंबर फंसा है। आप इसको जरूर ले लीजिएगा, ये वाला है। ठीक है, गेस्ट पेपर ही है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।